सुमन अभी 16 बरस की भी नहीं हुई कि उसके बाबूजी सीताराम जी ने उसका ब्याह शहर में रह रहे चौधरी तेजपाल जी के बेटे कबीर से कर दिया। कबीर इस समय 20 वर्ष का था। उसने इंटर पास कर डिग्री कॉलेज में पढ़ाई शुरू कर दी थी। सुमन रामपुर गांव की रहने वाली थी। बड़ी मुश्किल से 7वीं पास ही कर पाई थी कि उसकी दादी गोमती जी ने उसकी अम्मा गायत्री जी को ताने मारने शुरू कर दिए। बड़ी तलख लहजे में बोली, बिटिया का स्कूल भेजे की कोनो जरूरत नहीं, एका घर के काम काज सिखाओ, वही आखिर माँ ब्याह के बाद काम आवत है, पढ़ा लिखा के मीम नहीं बनावे का है। ये सुनकर गायत्री जी रोने लगती थी। ब्याह के बाद कबीर जब अपने सास सुमन को शहर लेकर आया, कबीर की अम्मा उर्मिला जी ने लड़का बहू के ब्याह की अगवानी करने के लिए आरती उतारकर दरवाजे पर लाल रंग भरा थाल रखकर उसे सीधा पांव रखकर घर के अंदर प्रवेश करने को कहा तो कबीर अलग हट गया कि इसी से करवाओ अम्मा। यह देखकर मारे घबराहट के उसे चक्कर आने लगा। उर्मिला जी ने देखा कि उनकी बहू को चक्कर आने लगा तो बड़ी कड़क स्वर में बोली, दुल्हन का हाथ थामो लल्ला, एका चक्कर आवत है, लागत ब्याह के चक्कर माँ भूखी प्यासी कुछ खाइस नहीं। ये सुनकर उसने सुमन का हाथ कसकर पकड़ लिया कि कहीं गिर न जाए। उर्मिला जी ने लाल रंग की थाली में सुमन के पैर डलवाकर पैरों की छाप से घर के मंदिर तक ले जाने की रस्म कराई। इस रस्म के बाद कबीर ने उसका हाथ छोड़ दिया और अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगा। सुमन के हाथ में दर्द के कारण आंसू छलक आए। उर्मिला जी ने समझा कि मायके की याद आ रही है। बड़े नम्र स्वर में बोली, दुल्हन 4 दिन बाद चौथी की विदाई हुई तो तुमका घरे भिजवा देवे। ये सुनकर कबीर रुककर उसे घूरने लगा। कबीर बड़े उत्तेजित हो बोला, जब उधर अपने घर में रहना था तो तुमने मुझसे शादी क्यों करी। ये सुनकर सुमन की हंसी छूट गई। उर्मिला जी बड़े नम्र स्वर में बोली, दुल्हन तुम हमरे साथ आओ, थोड़ा आराम कर ले वो। ये सुनकर उनके पीछे पीछे चल दी। उर्मिला जी ने पलंग पर सुमन को आराम करने को कहा और खुद उसके पास बैठ गई। जरा देर में उसे थकी होने के कारण नींद आ गई। अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था कि कबीर कमरे में दनदनाता हुआ चला आया। बड़े उत्तेजित हो बोला, अम्मा रानी साहिबा से कहो कि चाय के साथ पकौड़ी बनाए, हमको बहुत तेज भूख लग रही है। ये सुनकर उर्मिला जी ने झिंझोड़ कर जगा दिया। कच्ची नींद से जगाने के कारण सुमन के सर में दर्द होने लगा। नींद में उसे लग रहा था कि वह अपने घर में है। उठकर बैठ गई, किंतु सर दर्द होने के कारण सर को दोनों हाथ से पकड़े हुए थी। थोड़ा खींचते हुए बोली, अम्मा सर में दर्द हो रहा है, हम ना बनावे, तुम काहे अभई जगा दियो, थोड़ी देर और सो लेते तो अपने आप से खुद ही जग जाइत। ये सुनकर उर्मिला जी की हंसी छूट गई। कबीर को गुस्सा आने लगा कि जगाने पर भी अभी बिस्तर से नहीं उठी। उसने पैर घसीटकर पलंग के नीचे उतारने की कोशिश करी तो उर्मिला जी को गुस्सा आ गया। थोड़ा खींचते हुए बोली, लल्ला एका सर दुख रहा, हम बनाए देत हैं, काहे खिजावत हो। ये सुनकर सुमन को होश आ गया कि ससुराल में है। सुमन बिस्तर से उठकर साड़ी के पल्लू को सर पर रखे सास के साथ कमरे के बाहर निकलने लगी। अचानक याद आया कि उसकी अम्मा गायत्री जी ने कहा था कि सामने ससुर हो तो घूंघट कर लेना। उसने वैसा ही किया। यह देखकर उर्मिला जी समझ गई। बड़े नम्र स्वर में बोली, दुल्हन हमारे घर में घूंघट नहीं, बस सर पर पल्लू रख लो। सास ससुर को अपने अम्मा बाबूजी की तरह समझो, उनका मान सम्मान करो, यही हमका बहुत है। ये सुनकर उसने हामी भर दी। उर्मिला जी अपने साथ सुमन को रसोई में ले गई। सामने अलमारी में रखी चीनी, चाय पत्ती, बेसन, आलू, प्याज, नमक आदि सारा सामान दिखा दिया। चौके में गैस चूल्हे के पास लाइटर भी रखा था। उर्मिला जी चौके में सारा सामान दिखाकर बाहर निकल आई।
सुमन ने आलू प्याज काटकर बेसन में मिला दिया। उसके बाद चाय का बर्तन गैस चूल्हे पर रखने से पहले 2-3 लकड़ी रखी। फिर माचिस से उसमें आग जलाने लगी, किंतु वह कहाँ जलने वाला था। हैरान परेशान सुमन करे तो क्या करे, गैस चूल्हे को जलाने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी, किंतु असफल हो गई। आधा घंटा बीतने पर कबीर ने सोचा कि अब तक चाय पकौड़ी बन गई होगी, खाकर देखते हैं कि कैसा स्वाद है। किंतु चौके में आते ही जो हाल देखा कि सुमन के हाथ में खाली माचिस और गैस चूल्हे पर सजी लकड़ी रखी थी, उसका हंसते हंसते बुरा हाल हो रहा था। बड़े नम्र स्वर में बोला, अरे तुमको गैस चूल्हा भी जलाना नहीं आता? कितना आसान सा काम तुम नहीं कर सकती हो? ये सुनकर सुमन रुआसी हो गई। शोरगुल की आवाज सुनकर उर्मिला जी चौके में आई तो उनके चेहरे पर मुस्कान छा गई। बड़े नम्र स्वर में बोली, दुल्हन, ऐसे गैस चूल्हा नहीं जलाते हैं। ये कहकर उसे लकड़ी हटाकर बता दिया। उर्मिला जी ने सुमन से कढ़ाई गैस चूल्हे पर रखवाकर उसमें तेल डलवाया। फिर गैस चूल्हे पर चाय पकौड़ी बनाते समय गैस कैसे धीमी करते हैं, कैसे तेज करते हैं, कैसे गैस बंद करते हैं, सब उसे समझाया। सुमन और कबीर की शादी का आज चौथा दिन था। सुबह सवेरे स्नान ध्यान के बाद सुमन रसोई में सास के साथ नाश्ता बनाने में लगी थी। डलवा भर के मैदे की पूरी और छिटिया भर के पुआ जब बन गए तब तो उर्मिला जी ने चौके से बाहर बरामदे में रखकर कागज से उसे ढक दिया। फिर खाने में छोले की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, पूरी और चावल बूंदी का रायता बनाया। सुबह के 11 बज चुके थे। आज तेजपाल जी ने कपड़े की दुकान को नौकर के सहारे छोड़ रखी थी। उर्मिला जी ने खाना सारा बना रखा था। सोच रही थी कि अभी बूंदी के लड्डू मंगाने हैं। तेजपाल जी बरामदे में तख्त के सामने कुर्सी डाले बैठे थे। उर्मिला जी थोड़ा सकुचाते हुए बोली, कबीर के बाबूजी, चौथी की विदाई माँ दुल्हन के मायके भेजेगा। मैदे की पूरी और पुआ तो बनाए लिया, बस लड्डू बाकी रही गए। रामू हलवाई की दुकान से 5 किलो लड्डू ले आओ। ये सुनकर तेजपाल जी चौंक गए। तेजपाल जी थोड़ा खींचते हुए बोले, अरे भगवान, 5 किलो लड्डू काहे का चाहिए? 1 किलो बहुत है। ये सुनकर उर्मिला जी खींच गई। उर्मिला जी थोड़ा खींचते हुए बोली, खाली घरे माँ थोड़ा ना बैना खाई जाई, का नाते रिश्तेदारन माना बटवाया जाई, नाक कटवाई ही आपन और हमरी साथे। ये सुनकर कबीर की हंसी छूट गई। तेजपाल जी थोड़ा खींचते हुए बोले, कबीर की अम्मा ठीक है, लाई देत है। फलन की डलिया भी साथ लाई देत है। बहू बहू काहे बाकी रही जाए। ये कहकर बाजार सामान लेने चले गए। उर्मिला जी सुमन को उसके कमरे में ले जाकर बक्से में क्या क्या ले जाना है बताने के लिए सोचने लगी। सुमन ने बक्से में 4-5 साड़ी रखकर जेवर पहनने के लिए पलंग पर रखने लगी। उर्मिला जी थोड़ा सकुचाते हुए बोली, दुल्हन, जेवर सारे बक्सा में रखो, एक कोन्हो अच्छी साड़ी पहने खातिर निकाल लियो। ये जो हल्की सिफोन साड़ी अभी पहनी हो, चाहो तो यहू रख लियो। ये सुनकर उसने हामी भर दी। कबीर बड़े उत्तेजित हो बोला, अम्मा ई जाने को तैयार हो रही, लेकिन इनके बाबूजी 12 बज रहे हैं, अभी तक नहीं यहाँ पहुँचे। ये कहकर मुस्कुराने लगा और सुमन रुआसी हो गई। उर्मिला जी थोड़ा खींचते हुए बोली, तुमरे बाबूजी से इके बाबूजी की बात हुई गई है, आज आवे का कहीं नात हुई है। रामपुर से शहर बस से आवे माँ 5 घंटा लागत है। ये कहकर शांत भाव से उसे देखने लगी। करीब 12:30 बजे सीताराम जी अपने लड़के शिवम
13 बरस के साथ अपनी बिटिया सुमन के ससुराल ऑटो रिक्शा से पहुंच गए। तेजपाल जी अपने समधी और लड़के शिवम को बैठक में बिठाकर पहले मिठाई फिर उसके बाद खाना खिलाए। अब विदाई की बारी आई तो सब उन्हें मना करने लगे कि कुछ देर और रुक जाओ। कबीर अपने साले शिवम को कमरे में ले गया। शिवम ने अपनी बहन सुमन को सजे धजे देखा तो उसकी हंसी छूट गई। बड़े नम्र स्वर में बोला, दीदी तुम हियन सलवार कुर्ता काहे नहीं पहनती हो? साड़ी माँ बिल्कुल अम्मा जैसन लगती हो, हमका अच्छा नहीं लागत। ये सुनकर सुमन रुआसी हो गई। सुमन रुधे गले से बोली, भैया शादी के बाद ससुराल माँ साड़ी पहनी जात है, सलवार कुर्ता ना ही। तुम बड़े हुई हो तो तुम्हारी भी शादी करब और तुम्हारी बीबी का भी साड़ी पहने का पड़ी। ये सुनकर सभी की हंसी छूट गई। कबीर बड़े उत्सुकता से बोला, रानी साहिबा तुम्हें अगर सलवार कुर्ता घर में पहनना हो तो हम अम्मा से कह दे, बाजार से लाकर तुम्हें दे देगी। सिले सिलाई भी मिलती है और कपड़ा भी मिलता है। कपड़ा अगर कहो तो टेलर से सिलवा देंगे। ये सुनकर सुमन की हंसी छूट गई। सुमन थोड़ा सकुचाते हुए बोली, लोग का कहिए हमका बहुरिया होए के सलवार कुर्ता पहनत है, साड़ी नहीं पहनत है। सब हंसिए है हम पर। ये सुनकर उर्मिला जी की भी हंसी छूट गई। ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे सुमन के बाबूजी सीताराम जी ने अपने समधी से थोड़ा सकुचाते हुए कहा, भैया बिटिया की विदाई जल्दी कराई दे, दोपहर के 2 बजे वाले है। अब भाई बस स्टेशन पहुँचे माँ, कछु टाइम लागी, फिर उके बाद बस लागी भई मिली गे तो भली भला, फिर शाम ढले कहीं पहुँचब। और हाँ जेवर जट्टा ना पहनाए के भेजब, कई हानि बीच हो गए तो केसन भरवा। ये सुनकर उन्होंने हामी भर दी। सुमन ने कानों में झुमके, गले में हार और पैरों में मोटी पायल बिछुआ सब पहना हुआ था। तेजपाल जी अपने समधी की बातों से घबरा गए कि कहीं जेवर न छीन लिए जाए और जेवर वगैरह छीनने के चक्कर में मार न डाले। काहे से गांव के आसपास सुनसान देखकर चोरी डकैती बहुत होती है। बड़े चिंतित स्वर में बोले, कबीर की अम्मा बुरा ना माने, ई दुल्हन के भारी जेवर उतरवाई के घरे में राखी लियो, हियन से हल्के जेवर पहनाई के भेजो, काहे से शाम तक गांव पहुंची है, रास्ता खराब है, चोरी डकैती हुई सकत है। ये सुनकर कबीर को गुस्सा आ गया। कबीर बड़े उत्तेजित हो बोला, बाबूजी ऐसा करो, तुम ही रानी साहिबा के बाबूजी से कह दो कि इनका शहर में ही बाजार के चक्कर लगवाकर शाम तक घर पहुंचा जाए। हो गई मायके जाने की इच्छा पूरी, अब ससुराल में रहे और अम्मा का घर के काम में हाथ बटाए। ये सुनकर शिवम की हंसी छूट गई। उर्मिला जी ने अपने पति देव से कहे अनुसार सुमन को कानों में पहनने के लिए बाली, गले में पतली सी जंजीर, मंगलसूत्र, पैरों में हल्की पायल पहनवाकर भारी जेवर अपनी अलमारी के लोकर में रख दिए। सुमन के बाबूजी थोड़ा सकुचाते हुए बोले, कबीर बाबू का करे, हम बिटिया का ब्याह के बाद मायके का पग फेरा जरूरी होता है। अपने बाबू के साथ 2-4 दिन बाद ले ना जाओ, फिर हियन जितना घुमाए का होए घुमाओ, हम ना रोकब। ये सुनकर तेजपाल जी की हंसी छूट गई। कबीर घर के बाहर निकलकर बस स्टेशन जाने के लिए ऑटो रिक्शा देखने लगा। इधर सुमन के बाबूजी अपने समधी समधन के सामने खड़े, दोनों को 1-1 हजार का और कबीर का भी 1 हजार का लिफाफा थमा दिया। फिर घर से लाया अपना बयाना की ओर इशारा करते हुए बोले, भैया ई का बंटवाई दियो, अब जो कुछ भी है सब यही है, फल हुआ मिले नहीं तो फल की खातिर 1 हजार और रखी लो, अच्छा चलित है।
ये सुनकर, ये कहकर सुमन और शिवम के साथ घर के बाहर निकलकर उनके साथ ऑटो में बैठ गए। सीताराम जी अपने लड़का बिटिया के साथ शाम के 7:30 बजे बस से गांव पहुंचे ही थे कि देखा अंधियारा छा गया। गांव की सड़क पर भी सन्नाटा पसरा हुआ था। सोचने लगे कि कैसे रास्ता पार किया जाए। अपने घर पहुंची बस सड़क के किनारे बने बिजली के खंभे से निकलती रोशनी के पास खड़े हो फोन मिलाने लगे। फोन मिलते ही उनके पड़ोस में रहने वाला माधव, उम्र 36 वर्ष, जो रिक्शा भी चलाता था, बड़े चिंतित स्वर में बोला, भैया तुम कहे रहो कि शाम 6:30 बजे तक गांव बिटिया का लईके पहुंच जावे। हम 7 बजे तक इंतजार की नहा। अभई बस दरवाजे रिक्शा लगाई के कुल्ला करके मुंह हाथ धोआ। अम्मा से खाना लगाए का बोले जाइत रहे। रुको रहो तनिक देर, अभहीन आइत है। ये कहकर जल्दी जल्दी कपड़े बदलने लगा। सीताराम जी इधर डर रहे थे कि रात हो गई। कितना सन्नाटा पसरा, कहीं कोई गुंडा मवाली ना आई जाए, जेवर जट्टा छीने के चक्कर में जान से ना मारन लागे। हम उवर बिटवा तो ना ही पहने, लेकिन बिटिया तो तनिक पहने है। बड़े चिंतित स्वर में बोले, सुमन बिटिया जेवर तुम्हारी सास तो हल्का फुल्का पहनाई के भेजी है, तो नकली सा लागत, कहीं बक्सा माँ तो ना ही रखी दीहिन। ये सुनकर उसने नहीं में गर्दन हिला दिया। सीताराम जी को सुमन की बात से तसल्ली हो गई। अभी तीनों चिंतित से इधर उधर देख रहे थे कि माधव अपनी बैटरी रिक्शा लेकर पहुंच गया। रिक्शा को देखकर सभी को बड़ी राहत महसूस हुई। माधव ने बैटरी रिक्शा में बक्सा रखा और साथ ही पुआ पूरी का डलवा छिटिया भी रख दिया। फिर सीताराम जी, शिवम और सुमन बिटिया साथ में बैठ गए। सीताराम जी थोड़ा खिसियाते हुए बोले, माधव भैया का करी, हम कहे रहन बिटिया के ससुराल माँ तनी जल्दी करी देओ, लेकिन पुआ पूरी फलन की डलिया के झमेले माँ डाल दिनिन। 5 किलो लड्डू खरीद के रखिन हियन बटवाने खातिन। हम किलो भर लड्डू पूरी के डलवा में रखवा लिया, बाकी बोल दिया उन्हें बटवाए दे, हियन जरूरत पड़ी तो खरीद लेबे। अब तुम ही बताओ, इतना लाद फलाद के लड़का बिटिया साथे बस स्टेशन आओ, फिर हुआ से यहन कुछ तो टाइम लगिन जात है। ये सुनकर वह हंसने लगा। माधव गली के नुक्कड़ पर जैसे आया, बड़े उत्साहित हो बोला, सीताराम भैया लो अब अपन घर आ गवा। हमारी अम्मा और तुम्हारी अम्मा दोनों घर की चौखट पर बैठी है। ये कहकर उसने अपने दरवाजे पर बैटरी रिक्शा रोक दी। माधव की अम्मा कलावती अपने पड़ोसी सीताराम की अम्मा गोमती देवी से बड़े उत्साहित हो बोली, जीजी देखा तनी तुम्हारी पोती बिहा के बाद पहली बार मायके आई हवे, दुबराए गई तनी, खियाओ पियाओ। हमऊ देखी भैया का खाना लगाए देई। हमार बहुरिया अभई अपने मड़के माँ जब आई तब काम हलकाई। यह कहकर माधव के साथ चबूतरे से उठकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। इधर गोमती देवी अपनी पोती सुमन को लेकर घर के अंदर बैठक में जाकर तख्त पर बैठ गई। सीताराम जी और शिवम सारा सामान उठाकर आंगन में एक किनारे रखने लगे। गायत्री जी भी उन्हें दी सी। बच्चों की आवाज सुनकर आंगन में सुमन का बक्सा वगैरह देखकर समझ गई कि सफर के थके अब सभी को भूख लग रही हुई। बड़ी नम्र स्वर में बोली, सुमन के बाबूजी हाथ मुंह धोए लो, खाना लगाए देत है, हम और अम्मा भी नहीं खावा। तुम सबका रास्ता ताकित रहे, आ जाओ तो सब एक साथ खाव। ये सुनकर उन्होंने हामी भर दी। आंगन में ही एक किनारे बनी रसोई के बाहर सबने खाना खा लिया तो गायत्री जी ने छत पर लगे बिस्तर पर आराम को कहा। सीताराम जी, शिवम और उसकी दादी छत पर लगे बिस्तर पर
आराम करने चले गए। गर्मी का मौसम, ठंडी हवाओं के झोंके चल रहे थे। थके होने के कारण लेटते ही गहरी नींद में सो गए। सुमन अपनी अम्मा के साथ नीचे ही पीछे की ओर कमरे में पंखा चलाकर तख्त पर लेट गई। दोनों माँ बेटी की आंखों से नींद कोसों दूर थी, लेकिन फिर भी आंख बंद करे लेटी थी। कभी इस करवट तो कभी उस करवट बदलती। अचानक सुमन को गायत्री जी ने देखा। नींद नहीं आ रही तो बड़े चिंतित स्वर में बोली, का बात बिटिया, नींद काहे नहीं आवत? बड़ी रात हुई गए, कोशिश करो नींद आ जाई। ये कहकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। सुमन रूंधे गले से बोली, अम्मा, हुआ हमरी सास भारी जेवर जिम्मा, हार, झुमकी, कंगन, बेंदा, पाजेब, राहे सब अपने पास रख लीन। पहले पहनाई, फिर बाबूजी डरा दीन। चोरी डकैती हुई जात तो कैसे भुगतबे? फिर सारे जेवर उतरवा के अपनी अलमारी में रख लीन। ई नाही कि हमरे कपड़न के नीचे बक्सा मा पोटली बनाई के राखी देती। अब यहन हमका पहने का मन भा तो काही पतरी पतरी बाली पहन भई दिखबे। ये सुनकर गायत्री जी की हंसी छूट गई। गायत्री जी सोचने लगी कि वाकई में थोड़ा बहुत तो जेवर बक्से में कपड़े के नीचे दबा के अक्की सास रख दे तो का बिगड़ जाते हैं। ये सुमन के बाबूजी भी गजब ढावत है। कल सोमवार सोचे रहन की बिटिया के मैं के आए के बादशाह सुहागिन महिरिया मोहल्ले की इकट्ठा करी के पिन्नी का बड़ा पेड़ा खिला देव। अब का करी हमका उनके सामने आपन जेवर पहनाए के बैठावे का परी। सोचे की बात, हमार जेवर तो पुरान लागत, बिटिया के तो नए बने जेवर का सोचिए। सबकी सब औरतें हमार तो नाक कटी जाई। यही सब कही ना जाने बिटिया की ससुराल कैसी, जो जेवर भी साथी नहीं भेजिन। अब तो कुछ करे नहीं सकित, जो होई देखा जाई। बड़े चिंतित स्वर में बोली, बिटिया कोनो बात नहीं, अब चुपे स्टाप सोए जाओ, सुबेरे देखा जाई। ये कहकर उसके आंसू पोंछने लगी। अचानक सुमन दादी को देखकर चुप हो गई। गायत्री जी सक पकाते हुए बोली, का भा अम्मा, तुम सोई नाही? ये कहकर शांत भाव से उन्हें देखने लगी। दादी बड़े चिंतित स्वर में बोली, हम सारी बातें तुम लोगन की दरवाजे पे खड़े खड़े सुन ली ना। छत पर जड़ू जाड़ा लागत रहा, ए मारे नीचे आई गई। का भा बिटिया, अगर तुम्हारी सास जेवर दे के नहीं पठईन, रास्ते में कुछ हानि बीच में हुई जाती तो कौन भरखऊ भुगतान भुगते? तुम्हार बाप ना अभई आधा खेत बेची के तुम्हार बिहाव की निस तुमका चौथी की विदाई करावन लेन गवा तो चौधरी से कर्जा लीस। रही महतारी के पुराने जेवर तो कपड़ा धोए वाले साबुन से साफ कर लियो, चमक जाई। ये कहकर दूसरे तख्त पर जाकर चादर ओढ़कर लेट गई। सुबह सवेरे 5:30 बजे उठकर गायत्री जी जल्दी जल्दी घर का काम निपटाने लगी। सीताराम जी अपनी अम्मा के कहे अनुसार सुन रही मोहल्ला के करीब चौराहे पर बनी विष्णु हलवाई की दुकान पर खोवा का पीड़ा सुहागिन महिरिया के खिलाए खातिन बनवाई के जैसे ही चौखट पार कर चबूतरे पर खड़े हुए गायत्री जी ने रुकने को कहा। बड़े चिंतित स्वर में बोली, सुमन के बाबूजी, 7 सुहागिन महिरिया का पिन्नी खिलाए का है। ये सुनकर वे मुस्कुराने लगे। गायत्री जी चौखट के पार खड़े सीताराम जी के करीब पहुंच गई। बड़े चिंतित स्वर में बोली, 7 माह हम और बिटिया हुई गेन, बाकी 5 सुहागिन मोहल्ला में रही लखन सिंह की महरिया, जेठानी चौधराइन उनकी बहुरिया, तुमरे चचेरे भाई रामपाल जी की महरिया का पिन्नी खावे का 9:30 बजे तक आवे खातिन कह दियो। ये सुनकर सक पका गए। सीताराम जी थोड़ा सकुचाते हुए बोले, सुमन की अम्मा, हम घर के बाहर उनके आदमी मिले तो कही देव, घर के अंदर ना जावे। ये सुनकर उनकी अम्मा शिवम का लाके बाहर खड़ा कर दी ने। गोमती देवी बड़े नम्र स्वर में बोली, ई लो भैया, अपने साथी शिवम्वा को लेत जाओ, इसे घर के अंदर कहलवा दियो, कोई चाची लागे कोई बुआ लागे। ये सुनकर सीताराम जी शिवम के साथ चल दीन। सीताराम जी 2-3 गली के मोड़ के बाद तो नुक्कड़ पर ही बाबूलाल हलवाई की जब मिठाई की दुकान पड़ी तब ठहर गए। बाबूलाल हलवाई उस समय
गरम गरम जलेबी तलने में लगा था। सुबह के 6:30 बज रहे थे। बड़ी उत्सुकता से बोले, भैया हम घर में आज 7 सुहागिन महेरिया का पिन्नी खिलाई खातिन खोवा के 250 ग्राम के पेड़ा बनवाए का है। कितना खर्चा लागी? ये सुनकर मैं मुस्कुराने लगा। बाबूलाल हिलवाई बड़े उत्सुकता से बोला, भैया कितने बजे तक चाहिए? खर्चा का छोड़ो, वही तो मिले जाई, रुपया कहाँ भाग जाई है। बिटिया का उके ससुराल से ले गए रहो, हम समझ गए। ये कहकर मुस्कुराने लगा। सीताराम जी थोड़ा सकुचाते हुए बोले, 2.5 घंटा बाद चाहिए। ये कहकर शांत भाव से उसे देखने लगा। बाबूलाल हिलवाई बड़े नम्र स्वर में बोला, समय पर मिल जाई, आप बेफिक्र रहो भैया। ये सुनकर आगे बढ़ने लगे। शिवम बड़े नम्र स्वर में बोला, बाबूजी हमका जलेबी खाए का मन हो रहा है, हम अभी खाइबे। ये सुनकर उसका मन भी होने लगा। सीताराम जी थोड़ा सा कुचाते हुए बोले, अच्छा भैया पहले हम बाप बिटुआ का गरम गरम जलेबी खिलाओ देओ। ये सुनकर उसने मुस्कुराकर 2 प्लेट में लगाकर उन्हें दे दी। सीताराम जी और शिवम ने जलेबी खाने के बाद जहाँ जहाँ पिन्नी खिलाने के लिए बोला गया था सब जगह कहकर 7:30 बजे तक वापस लौट आए। 9 बजे से धीरे धीरे सुहागिन महिलाओं का जमावड़ा सीताराम जी के घर में होने लगा। गोमती देवी ने आगे कमरे में तख्त हटवाकर वहीं सबके बैठने के लिए दरी बिछवा दी थी। बीच में नया कपड़ा उस पर पाटा रखकर जिसमें सिंदूर चढ़ाया जाता है रख दिया था। ठीक 9:30 बजे चौधराइन शांति देवी सीताराम जी के चचेरे भाई रामपाल जी की महेरिया सुनैना देवी और बहन कौशल्या देवी के साथ उसके चौखट के दूसरी ओर चप्पल उतारकर अंदर कमरे में दाखिल हुई। सुमन को देखकर अचंभित हो गई। चौधराइन सबके बीच बैठते हुए बोली, सुमन बिटिया, हरी बनारसी साड़ी तुमरी तो बड़ी महंगी लागत, ससुराल की तरफ से मिली कि मायके की तरफ से? ये सुनकर सुमन सक पका गई कि क्या जवाब दे। गोमती देवी बड़ी उत्साहित हो बोली, अरे चौधराइन, ससुराले की तरफ से मिली, ऐसी एक नहीं 5 ठोर मिली हवे। हमरी सुमन बहुते किस्मत वाली है। ये सुनकर ऊँ तो हंसे लगी, लेकिन रामपाल की महेरिया सुनैना और बुआ कौशल्या का मुंह बन गवा। कौशल्या सोचने लगी कि हमरी ससुराल ना कपड़ा ढंग के लड़कन के सिला पाई, ना अपनी खातिर महंगी महंगी ऐसन साड़ी खरीद सकी। सब किस्मत की बात है, हमरा ई गाँव माँ ही ब्याह कर दीहिन। खेती बाड़ी भी हमरे हियन नहीं होत, खाली परचून की दुकान माँ जो कुछ दिन भरे माँ बिकत वही आमदनी होत है। ऐसे ही सोच के साथ मुंह बनाए चुपचाप बैठी रही। चचेरे भाई रामपाल की महेरिया सुनैना बड़े उत्सुकता से भरकर बोली, सुमन बिटिया, ऊ शहर माँ तुमरे ससुराल माँ खाना बनावे खातिर गैस चूल्हा होए कि नहीं? यन तो चूल्हा माँ रोज लकड़ी लगाई के जलावा जात है। ये सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई। सुमन गैस चूल्हे पर लकड़ी रखकर जलाने की बात याद कर हंसने लगी। बड़ी नम्र स्वर में बोली, हाँ चाची, हमरे यहन गैस चूल्हा पर खाना बनाव जात है। हमरी सास हमका बताए दिन बड़ी जल्दी मिनटन माँ खाना बन जात है। हमरी सास हमका बहुते चाहती है, कहत रही साड़ी पहनो, सर पर पल्लू रखो, घूंघट करे की कोनो जरूरत नहीं, बस तुम हमका अपन महतारी बाप जैसन समझो। कहीं घूंघट डाले इधर उधर कहीं गिर जाए तो चोट लग जाए। ये सुनकर चाची और बुआ जल भुन गई। आधा घंटा बीतने पर सभी सुहागिन महेरिया पिन्नी खाए भई तो गोमती देवी बड़ी उत्साहित हो बोली, सब लोगन की खातिर हम पूरी सब्जी बनवाया है, खाए के जायो। ये सुनकर चाची और बुआ दोनों उठकर खड़ी हो गई। चाची अपनी ननद का हाथ थामे खड़ी बस सुमन की महंगी साड़ी देख रही थी। उनकी ननद सुनैना बड़ी चिंतित स्वर में उनसे बोली, अम्मा घर में बहुते काम पड़ा है, खाना तो हम बनाए के धरी आन रहे, पता नहीं खाइन के नहीं, लड़कन की चिंता लागे। अच्छा हम चलित हवे,
ये सुनकर उन्होंने मना नहीं किया। दोनों ननंद भावज चौखट से बाहर निकलकर अपनी चप्पल पहनी और घर की ओर चल पड़ी। उनके जाते ही चौधराइन शांति देवी बड़े चिंतित स्वर में गोमती देवी से बोली, देख लियो अम्मा, सुमन बिटिया की ससुराल की बढ़ाई सुन के कैसन दोनों ननंद भावज जल भुन के राख हुई गई। अपने ही अपनन का आज खुशहाल ना ही देख सकत। हम लोग तो पराये ठहरे, हम तो बिटिया की खुशी देखी के खुश हुई गेन। ये सुनकर उनके चेहरे पर फीकी मुस्कान छा गई। गायत्री जी सबके लिए खाना परोसकर सामने थाली खिसकाते हुए चौधराइन से बड़ी चिंतित स्वर में बोली, वो तुम्हारी बहुरिया का भी कहा रे, काहे नहीं लाई। ये कहकर शांत भाव से उन्हें देख लगी। चौधराइन शांति देवी बड़ी चिंतित स्वर में बोली, दुल्हन वो अस बात हुई गए कि आरती मना कर दीहिन कि अम्मा हम महीना से हुई गैन तो पूजा पाठ में नहीं बैठक सकित। यही मारे कौशल्या का देखी के लेवा लान सा थे। ये सुनकर उनके चेहरे पर फीकी मुस्कान छा गई। गायत्री जी और दादी बैठक में जहां अभी भी फर्श पर दरी बिछी हुई थी, पिन्नी खिलाने के सभी औरतें के जाने के बाद फुर्सत से बैठी हुई थी। गायत्री जी बड़ी चिंतित स्वर में बोली, अम्मा दोपहरी हुई गए, तुम्हार कमर पिरात हुई, तनी लेट जाओ। अम्मा आराम कर ले, हमका तो बिटिया की विदाई की चिंता लागे, पता नहीं कब आ जाए बुलावेन खातिन। फिर बिटिया बिना सुना सुना घर लागी। ये सुनकर वही दरी पर लेट गई। गोमती देवी बड़े नम्र स्वर में बोली, दुल्हन शादी बाद बिटिया पर कोनो जोर नहीं रहत। बिटिया की विदाई सोचकर आंखन से आंसू झरझर बहत है, लेकिन दिल पर पत्थर राखी के विदाई तो करे का पड़त है। ये कहकर दूसरी ओर मुंह करके रोने लगी। सुमन अंदर कमरे में थकी होने के कारण सो रही थी। शिवम भी वहीं दरी पर एक किनारे तकिया लगाए बेखबर बाबूजी साथ सो रहा था कि फोन की घंटी घनघना उठी। फोन की आवाज सुनते ही सीताराम जी की नींद गायब हो गई। फोन उठाकर थोड़ा चिंतित स्वर में बोले, हाँ भैया कहो का बात है। ये कहकर शांत हो गए। तेजपाल जी बड़े नम्र स्वर में बोले, भैया आज ही शाम 4 बजे तक हम और हमारा लड़का और उकी अम्मा साथ ही विदाई कराए आ रहे हैं। ये सुनकर सीताराम जी थोड़ा चिंतित हो गए। सीताराम जी थोड़ा सकुचाते हुए बोला, भैया आज आप तीनों अहियो तो काल निकली हो। ये कहकर शांत हो गए। तेजपाल जी बड़े नम्र स्वर में बोले, भैया हम 4 पहिया की गाड़ी आज ही निकलवाया है, वहीं से आ रहे हैं। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, आधा घंटा रुकब, फिर वापस दुल्हन का लेके चले जाब। ये सुनकर वहां बैठी उनकी पत्नी गायत्री जी और अम्मा चिंतित हो गई। गायत्री जी बड़े चिंतित स्वर में बोली, घंटा भरे माँ आ जाई है, बिटिया का उठाई तैयारी करवाए देई, तनिक देर सोए भी नहीं पात। ये सुनकर अम्मा ने रोक लिया। गोमती देवी बड़े नम्र स्वर में बोली, दुल्हन तनिक देर अहूर आराम कर लेन देव। ये सुनकर साथ में चौके में चली आई। इधर सीताराम जी बाबूराम हलवाई के पास 5 किलो लड्डू बनवाने के लिए चले गए। बाबूलाल हलवाई को 500 रुपये दे दिए। थोड़ा सा सकुचाते हुए बोले, बाकी शाम को दे देवे। ये सुनकर वह मुस्कुराने लगा। बाबूराम हलवाई बड़े नम्र स्वर में बोला, येहू 500 रुपया भी लेत जाओ भैया, बिटिया के ससुराल से उका विदाई करावे आ रही है, पता नहीं काहे का जरूरत पड़ी जाए, हमार रुपया भागे थोड़े न जात है, मिल जाई है। ये सुनकर उसने रुपये वापस ले लिए। गोमती देवी चौके में देखी, मैदा रखा कि नहीं। ये देखकर गायत्री जी समझ गई, तुरंत मैदा सानकर उसके पूरी बनाने में जुट गई। साथ ही घंटे भर में पुआ भी बना लिया। सुमन पीछे कमरे में बैठी रोते रोते अपने सामान को समेट रही थी कि कहीं कुछ छूट न जाए।
दादी उसके सर पर हाथ रखे, उनके आंसू भी थम नहीं रहे थे। रूंधे गले से बोली, बिटिया ऐसन होत है, ससुराल वालन की मर्जी, मायके में रहन दे या ना रहन दे, फिरो किस्मत वाली हो जो तुमका हुआ, सब लोग चाहत है। ये सुनकर उसने भी दादी के आंसू पोंछे और दादी ने उसके। गायत्री जी ने चौके से सटे बरामदे में एक किनारे पूरी पोवा का झवा और 5 किलो लड्डू का पैकेट सब सूती कपड़े में बांध कर रख दिया। अभी घर के अंदर सब तैयारी में मशगूल थे कि दरवाजे पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनकर सीताराम जी बाहर निकल आए। गाड़ी की आवाज से माधव की अम्मा बड़े गौर से सबको ताकने लगी। सोचने लगी कि 4 दिन भये बिटिया के ब्याह के, ससुराल वाले 4 पहिया की गाड़ी ले लीन। गोमती देवी का देखी के मुंह बिचकाई के अपने घर की चौखट पर गई और अपन दरवाजा बंद कर लीन। ये देखकर उनको बुरा लगा। सीताराम जी ने बैठक का कमरा ठीक कर लिया था। एक और तख्त, दूसरी ओर 4 प्लास्टिक कुर्सी और मेज रख दिया था। उनके आते ही सबको कुर्सी पर दादी ने बैठने को कहा। सुमन के सास ससुर और दामाद कबीर के कुर्सी पर बैठते ही गायत्री जी, सीताराम जी और दादी ने थाली में पैर धोकर पोंछा और पैर छुए। यह देखकर कबीर अचंभित हो गया। यह देखकर दादी बड़े नम्र स्वर में बोली, भैया जब मान घरे आवत है तो ऐसे चरण धोए के पे लगी की जात है। ये सुनकर सभी हंसने लगे। चाय नाश्ता कराने के बाद जब गायत्री जी खाना लगाने लगी तो सुमन की सास मना करने लगी। दादी बड़े नम्र स्वर में बोली, दुल्हन ऐसे ना ही जावा जात है, तनिक खाए लो। ये सुनकर उन्होंने हामी भर दी। तेजपाल जी बड़े उत्सुकता से सीताराम जी से बोले, भैया जल्दी से विदाई करा दे हो, आधा घंटा से ऊपर हुई गवा, घर पहुंचा मां भी टाइम लागी। ये सुनकर घर के अंदर चले गए। गायत्री जी ने कोछे में डालने के लिए 5 किलो चावल, थोड़ा सा चने की दाल मिलाकर बतासा उसमें और उसमें 101 रुपये डालकर रखा था। कोछा देखकर सुमन घबरा गई कि इतना सारा। गायत्री जी एक छोटी पन्नी में आधा किलो करीब चावल, बतासा और रुपया रखकर बड़े नम्र स्वर में बोली, बिटिया अब पूर्व दिशा में खड़ी हुई जाओ। ये सुनकर वह वैसे ही खड़ी हो गई। गायत्री जी ने कोछा कर वह 5 किलो चावल वाले थैले में पन्नी रख दिया। बिटिया को तैयार देखकर गोमती देवी भी रुआसी हो गई। सीताराम जी थोड़ा सकुचाते हुए गायत्री जी से बोले, सुमन की अम्मा कछु तुम्हारे पास रुपया है? यन 3 लोगन का टीका करेगा है। ये सुनकर वो हामी भर दी। गायत्री जी अंदर कमरे में जाकर बक्सा खोलकर 1000 रुपया निकाल कर दे दीन। थोड़ा सकुचाते हुए बोली, सुमन के बाबूजी इतने रुपया है, तुम्हार काम चल जाई। ये सुनकर उन्होंने भी हामी भर दी। गोमती देवी ने जल्दी जल्दी एक प्लेट में हल्दी और चूना मिलाया, चावल और बतासा रख दिया। सीताराम जी को प्लेट देते हुए बोली, भैया ई लो टीका करी के, बतासा से मुंह जुठार के, उके बाद लिफाफा उनके हाथन में थमा दियो। ये सुनकर उन्होंने प्लेट ले ली। गायत्री जी को अचानक याद आया कि शांति देवी दामाद की खातिर सोने की अंगूठी दे गई रहे, वो बक्सा मां रखी है। तुरंत निकाल करके ले आई और सास का दे दीन। बड़े उत्सुकता से बोली, अम्मा ये अंगूठी तुम दामाद का दे दो। सास की साड़ी, ससुर और लड़का का केयर पैंट बुरसेट का कपड़ा ब्याह के बाद पहली बार घर आए हवे। ये सुनकर उन्होंने हामी भर दी। आगे सुमन के ससुराल में जब सुमन जाएगी तो क्या होगा, जानेंगे हम अगले भाग में। अगला भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।